जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध प्रकाश। खबर बिहार से है। जनता दल यूनाइटेड की नेत्री पूर्व सांसद मीना सिंह, वो मीना सिंह सांसद रहीं और जनता दल यूनाइटेड से लंबे समय से जुड़ी रहीं। उनके पति अजीत सिंह बड़े नेता थे कांग्रेस के। उनके ससुर जी वो भी तपेन्द्र सिंह तपे हुए नेता थे। सहकारिता जगत के सम्राट कहे जाते थे तपेन्द्र सिंह। तो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से त्यागपत्र दे दिया। 2009 में आरा से सांसद भी रही और जो आपको काराकट लोकसभा क्षेत्र है वो पहले दूसरे नाम से जानी जाती थी, तो वहां से भी वो सांसद रह चुकी है और परितन्मयता के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ जुटी रहती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मीना सिंह जी ने, कि नीतीश कुमार ने जंगल राज की वापसी का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने जिसको अपना वारिस बनाया है उससे जंगल राज की ही उम्मीद है। जंगल राज को हम लोगों ने जिस प्रकार से जंगल राज से निकाला था बिहार को, तो नीतीश कुमार जाने अनजाने फिर से जंगल राज में ही बिहार को ले जा रहे हैं। तो अब मैं उसमें नहीं रह सकती और तमाम साथी नहीं रह सकते हैं जंगल राज के साथ। नीतीश कुमार ने एक तरफा फैसला ले लिया है। अभी इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी छोड़ा हुआ था। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कही। तो अब चर्चा तो वहां पर यह है, बिहार में वहां की जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चा ये है कि अब महामाया प्रसाद सिन्हा की विरासत को किरण सिन्हा आगे बढ़ा रही हैं। तो बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत को, समाजवादी विरासत को, संपूर्ण क्रांति की विरासत को माननीय किरण सिन्हा जी आगे बढ़ा रही हैं, जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो चर्चाएं हैं कि मीना सिंह, किरण सिन्हा मिलकर के बिहार की राजनीति को एक दिशा देंगी। तो अब इस बात पर है कि अभी तो किरण सिन्हा जी का कार्यक्रम जनता दल परिवार को एकजुट करने का है कि संपूर्ण जनता दल परिवार एकजुट हो। तो अब जब संपूर्ण जनता दल परिवार एकजुट होगा तो क्या स्थिति होगी, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। अभी जैसे ये राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिया है उपेंद्र कुशवाहा का, उसको भी शामिल किया जाएगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल किरण सिन्हा जी का जनता दल परिवार को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है। और जो जनता दल इंद्र कुमार गुजराल का विशेष कार्यक्रम माननीय किरण सिन्हा जी का महिलाओं को जोड़ने का है, महिलाओं को उपेक्षित न रखना, महिलाओं को विशेष भागीदारी देना, इसके तहत तो जो कार्यक्रम चल रहा तो उसमें काफी उम्मीद है। उसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि मीना सिंह और किरण सिन्हा जी बिहार में एक साथ आएंगी और बिहार की दशा और दिशा तय करेंगी। तो अब देखना है क्या स्थिति होती है। तो अब खबर उत्तर प्रदेश से कुछ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये अंबेडकर महासभा को लेकर के बड़ी चर्चाएं, और डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल डॉक्टर ये अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं, अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र संचालन प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है और भी कई सदस्य बनाए गए हैं। उसमें जालौन के भगूलाल वाल्मीकि भी हैं और भी कई नाम है उसमें।
वो भग्गू लाल जी भी हमारे मित्र हैं, लाल जी निर्मल जी भी मित्र हैं। तो इन लोगों के साथ मैंने भी बड़ा काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के साथ बड़ा काम करने का अवसर मिला। तो बीच में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा डिस्प्यूटेड हो गई। डिस्प्यूटेड इसलिए कि योगी को, जब 17 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ को अम्बेडकर महासभा बुलाने में विवाद था। तो उसमें दारा सिंह दारापुरी, ये शारदारापुरी वगैरह आईपीएस, तो रिटायर्ड आईपीएस आईजी रहे शारदारापुरी जी वगैरह, और तमाम एक बेल था, पुष्पा वाल्मीकि है, तमाम लोगों का था कि रमेश वाल्मीकि, कि भाई इसमें भाजपा को प्रवेश ना दिया जाए अम्बेडकर महासभा में। चूंकि अम्बेडकर महासभा के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः अम्बेडकर विरोधी है, अम्बेडकर की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के प्रतिकूल है। लेकिन उन सब के बावजूद इन्होंने लालजी निर्मल ने बुलाया, और फिर उस पर बड़ा उहापोह की स्थिति हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया शारदारापुरी सहित तमाम लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। और फिर उन लोगों ने अम्बेडकर महासभा में आना भी बंद कर दिया। फिर अम्बेडकर महासभा की दूसरी मीटिंग बुलाई गई, और वो सब पीसी कुरील जी वगैरह और सब तमाम लोग, डॉक्टर ब्रिज बिहारी वगैरह, तो ये सब लोगों का जो है वो अलग बनाया कि भाई अलग काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से रहा। तो अब इधर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर डॉक्टर लालजी निर्मल को अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष बनाया। तो ये मुख्य बात रही। अब ये देखते हैं कुछ खबर। यहाँ का दूसरा खबर ये है कि जो चर्चा में है कि एक भाजपा का रजनीकांत माहेश्वरी, ये ब्रज क्षेत्र के, मेरठ वगैरह के उस क्षेत्र के ये हैं, तो इनको भी उनसे मांगा गया कि भाई आप पैसा 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। बड़ी खबर ये है। दूसरा ये है कि वहाँ के एक दूसरा ये है भाजपा से ही संबंधित है, वो खबर है ये गदौड़ी धाम। तो ये जो है गदौड़ी धाम, ये है ओएस फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूपी भाजपा के प्रभारी सुनील ओझा। तो ये मूलतः गुजरात के रहने वाले, और इनका कहना है कि मैंने अपना जो जीवन भर कमाया है वो यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो मिर्जापुर में इन्होंने एक आश्रम बनाया है गंगा नदी के किनारे, तो उसका नाम गड़ौली धाम रख लिया गया है। तो गड़ौली धाम में अभी एक कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, इसमें 1008 कन्याओं का कन्यादान था, वैवाहिक कार्यक्रम था। तो उसके बाद फिर वो चर्चा में आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि नहीं, अब यहाँ पर पदाधिकारी ना जाए। पदाधिकारियों को एक तरीके से रोक दिया, उस दूसरे पदाधिकारियों ने के बारे में बताया। तो वहाँ चर्चा में ये रहा कि वहाँ पर ये जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया सुनील ओझा ने, तो सुनील ओझा का एक तरीके से वो पावर सेंटर बनता चला जा रहा था गड़ौली धाम। और उसका कुछ लोग चर्चा करने लगे थे कि ये जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का गोरक्ष पीठ है, उसी के समकक्ष ये गड़ौली धाम तैयार कराया जा रहा है। और इसमें कुछ लोगों का कहना था कि साहब ये जो है गुजरात की एक टीम लगी हुई है, जो आदित्यनाथ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, वो सब टीम लगी हुई है, और गड़ौली धाम को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जा रहा था। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब वहां जा रहे थे, और वो एक सत्ता का केंद्र सा बनता जा रहा था। तो अब उस पर प्रतिबंध हो गया, तो अब वहां पर लोगों ने जाना कम कर दिया है। तो ये मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये संजय ओझा जी की तैयारी चल रही है मिर्जापुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की, ये भी चर्चाएं चल रही है। तो ये रहा। दूसरा एक जो है खबर वहां से है, ये एक कार्यक्रम हुआ डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी, ये समाजवादियों का एक सम्मेलन सा हुआ, एक समागम समाजवादियों का हुआ, ये मेजबान होटल में लखनऊ के।
तो उसमें डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी की 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया और विमोचन किया राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश नारायण ने। नारायण समाजवादी नेता रहे, जेपी मूवमेंट से निकले हुए नेता हैं। तो और उसमें विशेष रूप से उपस्थित रहे एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महेश चंद्र द्विवेदी जी उपस्थित रहे, शायरा हबीब रही, प्रोफेसर उषा सिन्हा रही, जावेद इकबाल जी रहे, बीजी गोस्वामी रहे, राजनाथ शर्मा ये भी समाजवादी नेता, बाराबंकी के बड़ा समय दिया समाजवाद को, वो रहे, डॉक्टर रईस खान रहे, इस प्रकार से रहे। तो उसमें इन्होंने कहा डॉक्टर हरिवंश नारायण ने कि जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति है, समाजवाद के बिना देश का विकास संभव नहीं है और आज उपेक्षा हो रही है। जयप्रकाश के समाजवाद की संपूर्ण क्रांति की उपेक्षा हो रही, तो उसको उपेक्षा नहीं होना चाहिए और तो देश के नौजवानों को समाजवाद से जुड़ना चाहिए, संपूर्ण क्रांति से जुड़ना चाहिए, समाजवाद को जानना चाहिए, जेपी मूवमेंट को जानना चाहिए। देश को बनाने में आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है उस तस्वीर में जयप्रकाश आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, संपूर्ण क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है, ये डॉक्टर हरिवंश नारायण ने कहा, राज्यसभा के उपसभापति। और उन्होंने कहा कि सत्ता में, संपत्ति में, संतति की चिंता से दूर होते हैं समाजवादी नेता। तो ये बात किरण सिन्हा जी का भी हमेशा कहना रहा है कि भाई सत्ता से, संपत्ति से, संतति से जो दूर हो वही समाजवादी, वही समाजवाद। समाजवाद का आधार ही वहां पर होता है जहां पर सत्ता की चिंता न की जाए, जनहित की चिंता की जाए, संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति की चिंता न की जाए, व्यक्तिगत संतति की चिंता न की जाए, समाज की चिंता किया जाए, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, समाज के विकास में वो के प्रति चिंतित रहा जाए, वही समाजवाद है। और किरण सिन्हा जी ने कहा कि समाजवाद में परिवारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का कहीं किसी भी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। और समाजवाद सीधे 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 समाज की चिंता करना, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और अभी हिंदी भाषियों पर जो हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हिंसा हो रही तमिलनाडु में, उसके बारे में भी उन्होंने तीनों सरकारों से मांग किया, केंद्र सरकार से, तमिलनाडु की सरकार से, बिहार की सरकार से, क्योंकि बिहार के ही अधिकांश लोग वहाँ पर वो जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, जो तमिलनाडु से बिहार पहुंचे हैं, उनके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की है और तीनों सरकारों से मांग किया है कि हिंदी भाषी लोगों का तमिलनाडु में उत्पीड़न रोका जाए, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा, उसे रोका जाए और इंसाफ किया जाए और जो दोषी दल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाए। ये मुख्य समाचार है। और एक और समाचार है कि गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, तो इसको लेकर के जनता दल कुमार गुजराल के लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया हुआ है। पूरे देश से खबर है कि प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने समर्थन के इसका विरोध किया हुआ है और भी बहुत से संगठन विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी विरोध किया है ये बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दामों का। तो विभिन्न संगठनों को द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। संजय निषाद का एक जो है बड़ा वायरल हो रहा है। तो संजय निषाद ने वहां सदन में कहा कि भाई अति पिछड़ी जातियों ने हमको, अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, छल किया है समाजवादी पार्टी ने। क्यों? क्योंकि उसने भेज दिया कि हम अब इतनी 17 जातियों को भेज रहे हैं अति पिछड़ी बनाने के लिए, और अति पिछड़ा जो है वहां से डिक्लेयर हो नहीं पाई। तो इस प्रकार से बड़ा धोखा किया है, उत्पीड़न किया है, उपेक्षा किया है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव 3 बार, अखिलेश यादव 1 बार सत्ता में रहे, तब अति पिछड़ों को उन्होंने भागीदारी नहीं दिया, हिस्सेदारी नहीं दिया। हिस्सेदारी केवल एक जाति को देते रहे, एक जात माल मलाई खाती रही, एक जात थानों में जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया होती रही, फैसले करती रही। तो ये कुछ कुछ बयान उपेंद्र कुशवाहा वाला बयान है इनका कि इस प्रकार से। और ऐसा ही ये मीना सिंह जो जनता दल की सांसद जो आज छोड़ दिया जनता दल यूनाइटेड का, उनका भी ये कहना कि भाई एक जाति विशेष माल मलाई खाती रहती, बाकी सबकी उपेक्षा करती। तो ये संजय निषाद ने विधान परिषद के अंदर उन्होंने कहा।
का ये कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के। और संजय निषाद ने ये एक बात और कही कि भाई उत्तर प्रदेश को लूट लिया इन लोगों ने, माने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव। उन्होंने कहा ये पूरा कुनबा जो है समाजवादी कुनबा, तथाकथित समाजवादी कुनबा, इसने उत्तर प्रदेश को लूट लिया। और अगर उत्तर प्रदेश को लूटा ना होता तो भला ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदते और इंग्लैंड में होटल बनवाते। आज इतना पैसा आ गया कि इंग्लैंड में होटल बनवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात तो रखी कि इस प्रकार से अन्याय अत्याचार इन लोगों ने किया हुआ है और किस प्रकार से अति पिछड़ों की उपेक्षा किया हुआ। अति पिछड़ों की उपेक्षा पर संजय निषाद का भाषण केंद्रित रहा। एक विषय ये रहा कि राष्ट्र, ये मौलिक अधिकार पार्टी, तो मौलिक अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं संतोष विश्वकर्मा जी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी शास्त्री जी। ये फैजाबाद के हैं, अयोध्या के हैं जेपी शास्त्री जी। और वो चुने गए हैं संतोष विश्वकर्मा, तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश 2022 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार पार्टी का अच्छा प्रदर्शन न रहा। तो मौलिक अधिकार पार्टी का उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण संतोष विश्वकर्मा ने त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तो लंबे समय से पार्टी का पदाधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो फिर सभी लोग बैठे और कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें संतोष विश्वकर्मा को पुनः मौलिक अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। संतोष विश्वकर्मा जी वाराणसी के मूल निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक विशेष जो है खबर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संदर्भ में एक निर्णय दिया ये न्यायाधीश डीके सिंह जी ने। तो डीके सिंह ने जो डीके सिंह जी ने जो निर्णय दिया वो ये दिया कि मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव है तो उसमें उन्होंने कहा कि 47% लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और तमाम लोग जो है आपराधिक लोग जा रहे हैं संसद में, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो उनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है तो अपराधियों को संसद में जाने से रोकना होगा, सदन में जाने से, विधानसभा में जाने से रोकना होगा। आजमगढ़ का एक प्रकरण जिसमें रमाकांत, पूर्व सांसद रमाकांत की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया गया। ये याचिका शराब से हुई मौतों पर से संबंधित है। तो उन्होंने चुनाव व्यवस्था की गंभीर खामी उजागर किया कि किस प्रकार से जो है गलत लोग जो है लोकतंत्र में ये व्यवस्था की खामी के कारण पहुंच जाते हुए हैं। और गंभीर जो है आरोप है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संसद में जो जो लोग हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के, उन तमाम लोगों के पास आपराधिक पृष्ठभूमि के उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जहरीली शराब कांड में ये माफिया घोषित किए गए रमाकांत यादव। तो उन रमाकांत यादव की याचिका को निरस्त कर दिया। अब ये है कि ये तो वही निश्चित बात है कि लोकसभा में जिस तरीके से पैसों का प्रदर्शन होता है, गाड़ियों का प्रदर्शन होता है, लोगों का प्रदर्शन होता है, वो चिंता का विषय है। तो मैं तो लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, तो लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि लगभग 84 से लोकसभा का चुनाव, पहले तो बड़ा अंतर आ गया। पहले लोकसभा के चुनाव में साधारण खर्चे से काम चल जाता था, अब तो बड़ी गाड़ियां। और कार्यकर्ताओं की स्थिति ये है कि पहले कार्यकर्ता हम लोग जाते थे तो हम लोगों ने जब कांशीराम जी का चुनाव लड़ाया, ये 87 का, और ये 87 का ही चुनाव हो रहा था पट्टी विधानसभा क्षेत्र से, तो राम समूह जी को चुनाव लड़ा रहा था, विधानसभा का उपचुनाव था। तो हम लोगों को कोई खर्चा पानी नहीं, कुछ नहीं, किस गांव में जाना है ये भी नहीं पता है कि भाई प्रचार करना है और जहां रात हो जाए वहीं रुक जाया जाए। वही गांव के लोगों से कहीं उनके चावल ले लिया गया तो खिचड़ी बना लिया गया, कहीं केवल चावल ही पका लिए गए, कहीं आलू मिल गया आलू खा लिया गया, कहीं लोगों से आटा ले लिया गया और उससे जो है भौरी भौरा बन गया, इस प्रकार से। तो लोगों से सहयोग लेकर के और प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रकार से कांशीराम जी को भी चुनाव लड़ाया गया 87 में इलाहाबाद से, और प्रतापगढ़ में पट्टी से चुनाव लड़ाया गया। तो ये तो हम लोग हम उनको लड़ाने वालों में से थे।
बाद में फिर स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ लोग गाड़ी हो गई भाई पर्दे वाली महिंद्रा जीप में बैठ लो, कमांडर जीप में बैठ लो और फिर ये आ गया कि भाई क्वालिश आ गई और फिर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आने लगी। फिर आज ऐसी स्थिति आ गई कि तमाम कार्यकर्ता गाड़ी में पीछे नहीं बैठेंगे, इनोवा गाड़ी में पीछे नहीं बैठेंगे, सफारी गाड़ी में पीछे की सीट पर नहीं बैठेंगे, आगे की सीट में बैठेंगे, आगे की गाड़ी चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और जितना पैसा चुनाव आयोग निर्धारित करता है, उसका सैकड़ों गुना पैसा लग जाता है चुनाव में। जितना पैसा पूरे चुनाव का ब्यौरा देते हैं, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उतना पैसा तो जिस दिन चुनाव का नामांकन होता है, उस दिन ही खर्च कर देते हैं। ये विसंगति है, राजनीति की विसंगति है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी यही सिद्धांत रहा संपूर्ण क्रांति का। तो ये चुनाव सुधार तो संपूर्ण क्रांति का एक बड़ा हिस्सा रहा कि भाई चुनाव जनता के बलबूते से लड़ा जाए। वास्तविक जनप्रतिनिधि तभी आएंगे जब जन सहयोग से जनप्रतिनिधि सदन में पहुंचे, जनता के पैसे से पहुंचे, जनता के सहयोग से पहुंचे, जनता के प्रचार से पहुंचे, ना कि तमाम धन के बल से बाहुबल के द्वारा अगर चुन करके जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, नगर निगम में, नगर पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, तो जब धन बल से जाएंगे, बाहुबल से जाएंगे, तो फिर धन बल बाहुबलियों का ही काम करेंगे। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी मानते थे और सारे नेता मानते रहे। वो आचार्य नरेंद्र देव हों, मधुलिमेव हों, लोहिया हों, तमाम लोगों का तो उनका चिंतन यही था कि साधारण लोग वहां पर अपने जनता के बलबूते से पहुंचे और यही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे। जब उन्होंने ये लेबर पार्टी वगैरह बनाया तो लेबर पार्टी बनाने के पीछे यही था। रिपब्लिकन पार्टी बनाया, जो रिजेक्टेड पब्लिक है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, मतलब जो रिजेक्टेड पब्लिक है वो सब निकल करके आए और वो अपना प्रतिनिधि भेजे। तो इस प्रकार से जन आधारित जन सहयोग लेकर के प्रतिनिधि भेजा जाए। तो इसी काम को करना है। तो इसमें आप सब जागे, जनता जागे। जो जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। जैसे अभी वो धनखड़ ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो धनखड़ जी ने भी याद किया जयप्रकाश जी को, संपूर्ण क्रांति को। और ये उप सभापति इन्होंने भी जो है याद किया, डॉक्टर हरवंश नारायण जी ने, इन्होंने भी माना कि भाई जयप्रकाश के सिद्धांतों के बिना, संपूर्ण क्रांति के सिद्धांतों के बिना आगे काम नहीं होने वाला है। तो फिर संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ना है, समाजवाद की ओर बढ़ना है। और इस संबंध में तो एक और अभी कार्यक्रम होने जा रहा 3 दिन का। 1, 2, 3 अप्रैल को कार्यक्रम होगा ये लखनऊ में, समाजवादियों का समागम, संपूर्ण क्रांति समागम। तो संपूर्ण क्रांति के संबंध में एक व्यापक विचार विमर्श करने के लिए, संपूर्ण क्रांति को दीर्घजीवी बनाने के लिए, संपूर्ण क्रांति को पुनर्जीवी बनाने के लिए समाजवाद को जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से बचाने के लिए समाजवाद, वास्तविक में समाजवाद क्या है, जयप्रकाश जी का समाजवाद, जिन्होंने परिवार के लिए नहीं सोचा, अपन जो परिवारवाद से दूर, पूंजीवाद से दूर, सामंतवाद से दूर, जातिवाद से दूर, संप्रदायवाद से दूर, क्षेत्रवाद से दूर, भाषावाद से दूर, केवल समाज के लिए जीने का नाम समाजवाद है। तो इस पर एक कार्यक्रम होगा, 3 दिन का कार्यक्रम, 1, 2, 3 अप्रैल को सारे देश भर के उसमें तमाम समाजवादी लोग जुटेंगे। तमाम शरद यादव जी के साथ जिन्होंने काम किया है, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया है, जो लोगों ने इंद्र कुमार गुजराल के साथ काम किया हुआ है, जयप्रकाश जी के साथ में काम किया, तो जो अभी बचे खुचे लोग हैं वो सब लोग रहेंगे संपूर्ण क्रांति के उसमें। अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव गोंडा के, उनका बड़ा योगदान है और उनकी पूरी टीम रहेगी। अंबेडकर नगर के एडवोकेट विजय लाल श्रीवास्तव, उनका, ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं, इनका पूरा योगदान रहेगा। बागपत के चौधरी जयवीर सिंह, ये लोग सब लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से तमाम लोग जो है, डी के यादव रहेंगे, पूरा साम्यवाद को, समाजवाद को अच्छा उन्होंने जो है पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और के पी यादव रहेंगे, समाजवाद को उन्होंने पूरा समाजवाद पर उनका जीवन पूरा आधारित रहा, समाजवाद को जीने का काम किया। तो इस प्रकार से समाजवाद पर अच्छी मजबूत पकड़ रखने वाले लोग, समाजवाद को समझने वाले लोग, समाज को समझाने वाले लोग, सब लोग रुकेंगे वहां पर। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर।
और जनता खबर को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा आप चाहते हैं वो लिखिए। तो इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।